नमस्ते। मेरा नाम सिद्धांत है और सप्ताहांत का समय आ चुका है। सप्ताह खत्म होने वाला है। ये सप्ताह बहुत सारी जरूरी और बहस तलब खबरों से भरा रहा सप्ताह। और अंतिम दिन हम लोगों ने सोचा कि एक टॉपिक पकड़ते हैं और उसके धागे खोलते हैं कि ये क्यों है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। और पिछली बार की तरह इस बार हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं मनीष कुमार, जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं। नमस्ते मनीष, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सिद्धांत जी, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। शाम को 7 बजे ये एयर होता है, लोग सुन के चक्कर में पड़ जाएंगे हम लोग गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। तो आज की जो खबर हमने चुनी है वो है भारत का फ्यूल क्राइसिस। भारत का फ्यूल क्राइसिस क्या है? भारत के फ्यूल क्राइसिस में है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। मतलब आज हम ये 8 अक्टूबर को शूट कर रहे हैं, आज एक बार फिर से बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। 30 पैसे और 35 पैसे बढ़ चुके हैं 2 हफ्ते में। लगभग मिला जुला के 2.5 रुपए 3 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। ये अब इन सब के बीच में ये सरकार से पूछिए तो धर्मेंद्र प्रधान जब पेट्रोलियम मिनिस्टर थे तो वो तो भाई ये कह देते थे कि जाड़ा चल रहा है। तो अब जाड़े की बात जब होती थी तो वो एक अजीब सी बात थी। अब फिर बात आई कि साहब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ब्रेंट महंगा है, जो क्रूड ऑयल हम खरीदते हैं, क्रूड ऑयल की बास्केट वही महंगी है। तो बात हुई कि साहब आप जब सस्ता था पिछले साल 2020 में, पूरी दुनिया में कहीं खपत नहीं हो रही थी, पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, तब कौन सा हमको सस्ता दे दे रहे थे। अब फिर वो कहने लगे हैं कि कांग्रेस के समय के ऑयल बॉन्ड बहुत ज्यादा उनका ऑयल बॉन्ड दिए गए तेल कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए, तो ऑयल बॉन्ड का रीपेमेंट इतना महंगा है कि साहब हमको तेल महंगा रखना पड़ रहा है। गोया सब कुछ पार्टियों के झगड़े के बीच में लोगों की जेब कटती रहेगी। अब इन सब के बीच में ये खबर नाकाफी थी कि कोल की किल्लत की भी बात होने लगी है कि कोयला भी गायब होने वाला है बिजली घरों से, वो मिल नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। तो और इन सब चीजों पे थोड़ा विस्तार पूर्वक हम लोग बात करेंगे मनीष जी से। मनीष जी, थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल, हो सकता है सवाल के लिए आप तैयार भी ना हो। क्या लगता है जाड़े से तेल की खपत में कुछ अंतर पड़ते हैं? नहीं, बिल्कुल ये बकवास आर्गुमेंट है। बिना किसी संशय के मैं ये बोल सकता हूँ। जो आप बता रहे थे कि फ्यूल का क्राइसिस है, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे कोल हो, एक वास्तविकता जो हम लोगों को जाननी चाहिए। हम कोयले के मामले में आयात नहीं करते हैं, पूरी तरह से आत्मनिर्भर है पहले से जी। जहां तक पेट्रोल और डीजल की बात होती है उसमें 20% हम आयात करते हैं, 80% आयात करते हैं और 20% हम लोग अपने देश में हमारे लिए वो उपलब्ध है, हमारे जरूरत का। कुल मिलाकर के बात यह है कि फ्यूल का क्राइसिस नहीं है, ये नीतिगत प्रॉब्लम है। ये समस्या नीतिगत है और वो कैसे है उसको हम लोग को थोड़ा सा ना पीछे जाकर के देखना चाहिए। जैसे आपने उदाहरण दिया कि पेट्रोलियम मिनिस्टर ये कहा करते थे कि जारे की वजह से, और फिर बाद में वो थोड़ा सा जाकर के इकोनॉमिक आर्गुमेंट बनता है उनका कि ऑयल बॉन्ड के वजह से उसके ऊपर में जो ब्याज उनको देना पड़ रहा है उसके वजह से उनको कीमत को सस्टेन नहीं कर सकते। लेकिन इसका पहले कहानी के अंदर में जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो सिर्फ ऑयल बॉन्ड नहीं, कहानी के अंदर में बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो पिछले कई सालों में बदलाव हुए हैं, खासकर पिछले 30 साल के अंदर। मैं आपको पिछले 30 साल का इसलिए बता रहा हूँ कि लिबरलाइजेशन होने के बाद, उदारवादी नीति अपनाने के बाद हमारे देश में अलग अलग कमेटी बनी जिसने ये तय किया, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे उसमें यूपीए की हो, एनडीए की हो, कोई भी सरकार हो, अलग अलग टाइम पे तय किया गया कि हम अलग अलग सेक्टर को डीरेगुलेट करेंगे। डीरेगुलेट करने का मतलब सरकार का इंटरवेंशन वहां पे कम कर देंगे। तो उसी तरह की नीति लगभग 1996 में, 1997, 98 में बनाई गई और कमेटी बनी जिसने पेट्रोलियम सेक्टर को पूरी तरह से डीरेगुलेट करने का सोचा। और उसके बाद एक प्राइस मैकेनिज्म हमारा हुआ करता था, एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म, जो सरकार तय करती थी कीमत। और कीमत तय करने का तरीका बिल्कुल कन्वेंशनल होता था कि जितने भी कॉस्ट लागत है हमारे इंपोर्ट करने वाले पे या फिर हम जो घरेलू उत्पादन करते हैं उस पे, प्रोसेसिंग का जो चार्ज है, सब कुछ मिला करके एक कॉस्ट पे हम पहुंचे और उसके बाद एक कीमत तय कर देती थी सरकार। और अगर उसमें कभी कभी कीमत से
कम पे बेचने के लिए अगर सरकार कहती थी तो सरकार उसमें अनुदान या सब्सिडी या फिर अलग अलग तरीके से देती थी। 2006 में और 2005 में एक फॉर्मूला बनाया गया अंडर रिकवरी का, और आपने अगर पिछले 10-15 सालों को फॉलो किया होगा तो 2015-5 के 6 के बाद में सरकारें चाहे कोई भी रही हो, वो यह कहना शुरू कर दी कि पेट्रोल का जो सेक्टर है हमारा वो घाटे में जाता है। घाटे का अंग्रेजी में मतलब हुआ लॉस, लेकिन जो अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल करते थे वो होता था अंडर रिकवरी। अंडर रिकवरी क्या होता था, थोड़ा सा उसको समझ लीजिए क्या होता है। अंडर रिकवरी बेसिकली आपका एक लागत है, लागत के बेसिस पे आपको कीमत तय करना चाहिए, लेकिन सरकार क्या करती थी उस समय में, जो पेट्रोलियम कंपनी जो तय करती थी कीमत, वो थी डिजायर्ड प्राइस सोचती थी, और उस प्राइस से जो एक्चुअल प्राइस उनको मिलता था उसके बीच में अंतर क्या है। आपने कॉस्ट लिया, कॉस्ट के बाद आपने डिजायर्ड प्राइस बनाया, डिजायर्ड प्राइस से नीचे जो आपको प्राइस मिल रहा है, इस दोनों के बीच का अंतर आपका अंडर रिकवरी हुआ। मतलब आपने लाभ को अगर आपको जानना होगा तो आप देखेंगे क्या, आमदनी माइनस खर्च, ये करेंगे लाभ। लेकिन अंडर रिकवरी का कैलकुलेशन होता है आमदनी माइनस डिजायर्ड आमदनी। मतलब ये है कि आपकी जो चाहत थी आमदनी की वो आपको मिली कि ना मिली। अब डिजायर्ड आपको पता है सिद्धांत जी की कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी डिजायर कर सकते हैं। तो अंडर रिकवरी का उसी तरीके से लॉजिक बना, और अंडर रिकवरी समय के हिसाब से बढ़ता चला, क्योंकि पॉलिटिकली सेंसिटिव मामला होता है पेट्रोल का प्राइस बढ़ाना। और इस सरकार को अगर हम अपवाद है इस सरकार में कि इतनी कीमत बढ़ने के बाद भी कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन इससे पहले की सरकारें हिल जाया करती थी पेट्रोल और डीजल की कीमत की वजह से। तो अंडर रिकवरी, हाँ, मतलब एक मेरे ख्याल से आपकी बात को, सॉरी मैं काट रहा हूँ मनीष, यहाँ पे लोगों को लगे कि अगर आप पॉलिटिकली, अब हम कोई पॉलिटिकल किस्म का बयान दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये बात भी साफ करनी होगी कि मौजूदा समय में सरकारों की जवाबदेही हम कम देखते हैं। सरकार अपने निर्णयों के प्रति कम जवाबदेह दिखती हैं। कि आप पूछ सकते हैं कि साहब क्यों, क्योंकि मुझे ये सीधी सी बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करूं तो उनकी अब तक के कार्यकाल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। बीते कार्यकाल में प्रधानमंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जाती थी, और तमाम आंकड़ों, तमाम चीजों को सामने रखकर बात की जा सके, ऐसी भी जवाबदेही बनती है सरकारों की। नहीं, मैं इसलिए कह रहा था कि सरकार के ऊपर में असर नहीं होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली दिख रहा है। इलेक्शन की बात, आउटकम की बात करें, या फिर सरकार कोई नीतिगत परिवर्तन करती है इस तरह के प्राइस राइज होने के बाद, या कोई प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, वो तमाम चीजें अगर हम देखें इस सरकार में और पिछली सरकारों में, इसलिए मैंने कहा कि सरकारें हिल जाया करती थी पेट्रोल और डीजल की प्राइस के। इलेक्शन के समय दाम तो कम होते ही हैं। एग्जैक्टली। तो मैं उस पर आ रहा हूँ कि अंडर रिकवरी पिछली सरकारों में ये होता था कि उसके 3 हिस्से कर दिए जाते थे। एक हिस्सा जो अपस्ट्रीम कंपनी है हमारी, जो क्रूड ऑयल का प्रोसेस करती है और आयात करती है, या फिर यहाँ पे क्रूड ऑयल निकालती है, वो सारी कंपनी, जैसे उसमें गेल हो गया, ओएनजीसी हो गया, इस तरह की जो कंपनी है अपस्ट्रीम कंपनी इसको कहते हैं। तो एक हिस्सा जो अंडर रिकवरी का है वो फाइनेंस कर देते थे, दूसरा हिस्सा सरकार फाइनेंस कर देती थी, और तीसरा हिस्सा जो है वो जो रिटेल के अंदर में पब्लिक सेक्टर कंपनी काम करती है, जैसे IOCL, HPCL और BPCL, ये मुख्य तौर पे उसको फंड कर देती थी। तो ये हो जाता था हिस्सा उस समय का फाइनेंस करने का तरीका अंडर रिकवरी का। 2005 से लेकर के 2010 तक में अंडर रिकवरी को सरकार फाइनेंस करती थी ऑयल बॉन्ड के तौर पे, और जो 1,40,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड आप जो देखते हैं आज की तारीख में, जो कि घट करके अब 1,30,000 करोड़ के आसपास रह गया है, वो ऑयल बॉन्ड वही 2005 से 2010 के पीरियड का है, जिसपे इंटरेस्ट, जिसकी मैच्योरिटी अभी इस पीरियड में हो रही है, जो 2025-26 तक मैच्योर होकर खत्म होगी। तो कहने का मतलब ये कि सरकारें उस समय में उसको आपस में बांट करके, सरकार, ऑयल मार्केटिंग कंपनी आपस में बांट करके कर लिया करती थी। जो नोट करने की बात ये है कि अंडर रिकवरी के बाद सरकार जो अपना शेयर दे रही है ऑयल मार्केटिंग कंपनी, और सरकार जो टैक्स के बतौर वहां से, एक्साइज ड्यूटी के बतौर वहां से ले रही है, खासकर केंद्र सरकार, वो पॉजिटिव अर्निंग होता है। मतलब सरकार जितना ले रही है उससे कम वापस कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट का अगर हम देखें तो वही मामला है, स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा वहां से लेती है। तो इस तरीके से अगर हम करके देखें तो उस समय में भी सरकार नुकसान में नहीं जाती थी, जिसको हम लोग घाटा कहते हैं। वो बेसिकली एक मैन्युफैक्चर्ड आर्ग्यूमेंट था, एक फॉर्मूला ऐसा बना दिया गया जिससे आपको लगता था कि ये दिक्कत हो रही है। लेकिन अगर पेट्रोलियम सेक्टर का प्रॉफिट अगर आप देखेंगे, उस समय में पेट्रोलियम सेक्टर एज ए होल प्रॉफिट में जाती थी,
घाटा नहीं होता था, आज की तारीख में भी घाटा नहीं होता। तो ये एक बदलाव जो हम लोग उस समय से अभी देख रहे हैं कि 2012-2014 से 2012 में पहले पेट्रोल का प्राइस डीरेगुलेट हुआ, 2014 में डीजल का प्राइस डीरेगुलेट हो गया। तो इस फेज के अंदर में जो आज की सरकार है उनकी लायबिलिटी ऑयल बॉन्ड के तौर पे या सब्सिडी देने के तौर पे बहुत ही कम है। जो अंडर रिकवरी पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था वो अब घट करके 1800 करोड़ रह गया, वो भी सिर्फ केरोसिन ऑयल और एलपीजी पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, तो अंडर रिकवरी सिर्फ और सिर्फ केरोसिन ऑयल पे है। तो जो लायबिलिटी केंद्र सरकार की आज की तारीख में है वो सिर्फ जो ऑयल बॉन्ड है उस पे लगभग सालाना 10,000 करोड़ वो देती है। लेकिन सरकार की अर्निंग कितनी होती है? सरकार की अर्निंग लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास में यहाँ से सेंट्रल जो टैक्सेस हैं उसके थ्रू होती है, और स्टेट का मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ उसमें। जितना आप वहां से लेते हैं उससे बहुत कम देते हैं, और जो लायबिलिटी पहले हुआ करती थी उससे कहीं जाकर के अब घट गई। लेकिन नीतिगत तौर पे अगर हम देखें तो दोनों सरकारें बिल्कुल बराबर है। अगर आज की तारीख में वही सरकार होती तो वो भी शायद यही कर रही होती जो ये सरकार कर रही है। परिवर्तन हम नीति में नहीं देख रहे हैं, हम बस ये देख रहे हैं कि परिस्थिति बदल गई है, तो उस बदले हुए परिस्थिति के अंदर में ये सरकार एक्साइज के थ्रू जो अपना रेवेन्यू कलेक्शन है पेट्रोलियम सेक्टर से वो ज्यादा से ज्यादा कर रही है, और जो पुरानी सरकारें थी वो इतनी शायद नहीं कर पाती। बस इतना ही का अंतर है, ज्यादा नीतिगत तौर पे कुछ खास अंतर हमें दिखाई नहीं देता है। तो लेकिन ऑयल बॉन्ड पे दोष डालना अभी के बर्डन का कितना सही है? क्या ये तर्कसंगत है? ये देखिए, ऑयल बॉन्ड पे आपका एनुअल खर्च कितना होता है वही कंपैरिजन में आ सकता है। जब आप तुलना कर रहे हैं, आपका टोटल ऑयल बॉन्ड है 1,30,000 करोड़ का, लेकिन आप 1,30,000 करोड़ हर साल नहीं पे कर रहे हैं बॉन्ड धारक को। आप लगभग आपको सालाना जो आप अगर देख ले पिछले 5-6 साल का 10,000 करोड़ आप सालाना आप खर्च करते हैं, और सालाना आमदनी कितनी है आपकी वहां से, तो लगभग वो 4 लाख करोड़, इस साल के लिए 4.2 लाख करोड़ है ना एस्टिमेटेड वैल्यू। इससे पहले 2.5 लाख 3 लाख करोड़ के आसपास में था सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अर्निंग था पेट्रोलियम सेक्टर से। तो बहुत ही नेग्लिजिबल है ऑयल बॉन्ड का रोल इसमें, और जो मेजर रोल है वो ये है कि आप उस पर टैक्स लगाते हैं, और दूसरा चीज जो है वो है प्रॉफिट का शेयर। वो शायद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो प्रॉफिट का मामला ज्यादा खोल करके सामने आएगा। जरूर जरूर। अब ऑयल बॉन्ड पे बातचीत हो गई, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को डीरेगुलेट करने की आपने बात की। अब मुझे एक बार याद आता है कि कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जब कांग्रेस के प्रवक्ता थे उसमें शायद मनीष तिवारी थे वो, तो ये बातचीत हो रही थी कि यार पेट्रोल के दाम क्यों नहीं कम हो रहे हैं। ये 2014 के चुनाव के पहले की बात है, लोकसभा चुनावों की। तो उन्होंने, मनीष तिवारी ने हाथ खड़े कर दिए, बोले अब तो तेल कंपनियों के हाथ में है सारे सब कुछ, सारे तेल के दाम, हम क्या करें उसके लिए, अब वो उनके हाथ में है, हम सरकार का इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब वो तो एकदम अजीब तरीके से सरकार ने उस पर अपना हाथ साफ कर लिया था वहां से, उस पूरी बहस से। लेकिन क्या सच में हम डीरेगुलेशन के फेज में हैं कि नहीं? ये बहुत बड़ा मजाक है इस देश के साथ में कि एक मीथ को हम लोग लेकर के चले जा रहे हैं। पेट्रोलियम प्राइस को डीरेगुलेट कर दिया गया, सरकारें कहती रही, बड़े बड़े अर्थशास्त्री जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूं वहां से भी धोखाधड़ी किया गया लोगों के साथ। और सच्चाई ये है कि पेट्रोलियम, हमारे पास 3 महत्वपूर्ण, एक एग्जांपल तो आपने खुद ही बता दिया, एक कारण बहुत ही कॉन्क्रीट एग्जांपल है हमारे पास में जो ये बताता है कि डीरेगुलेशन एक मिथ है। पहली तो बात ये कि इलेक्शन का जब वक्त आता है तब आप पेट्रोल के प्राइस को रेगुलेट कैसे कर लेते हैं? अगर पेट्रोलियम कंपनीज फ्री है, आप इलेक्शन के टाइम पे देख लीजिए, और आने वाले टाइम पे 4-5 महीने के बाद, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इलेक्शन, यूपी इलेक्शन से 1 महीने पहले आप इस तरह का जो फ्लक्चुएशन देख रहे हैं प्राइस में, वो होना कम हो जाएगा। तो आखिर कहीं ना कहीं तो रेगुलेट किया गया। दूसरा चीज ये कि डीरेगुलेशन का मतलब ये होता है कि कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में अगर कीमत बढ़ रही है तो यहाँ पे भी बढ़ेगी, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत अगर घट रही है तो यहाँ पे भी घटना चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो सरकार का टैक्स का प्रोपोर्शन है उसके थ्रू पिछले अगर 1 साल का आप देखें तो 86 बार 86 टाइम्स प्राइस का रिवीजन हुआ है पिछले साल। उसमें से 76 बार अपवर्ड रिवीजन हुआ है और 10 बार डाउनवर्ड रिवीजन हुआ है। और जो डाउनवर्ड रिवीजन हुआ है, नीचे कम
कीमत कम की गई है उसमें भी कितना 2 पैसा, 5 पैसा, 30 पैसा, इस तरह का। और जब बढ़ी है तो लगभग रुपए रुपए में बढ़ी है। तो कीमत घटाने के वक्त जब इंटरनेशनल मार्केट में घट रहा होता है तो आप टैक्स का प्रोपोर्शन बढ़ा देते हैं और उसके थ्रू आप रेगुलेट करते हैं प्राइस को जो डोमेस्टिक मार्केट में है। दूसरा चीज ये है कि प्रॉफिट का प्रोपोर्शन भी हमें देखना पड़ेगा। कंपनी आज की तारीख में प्राइस के ऊपर में सरकार तय नहीं करती है कीमत, कंपनी खुद तय करती है बाजार में कितना भाव में बेचेगी। तो जो प्रॉफिट का प्रोपोर्शन है उसके लिए भी कंपनी खुद स्वतंत्र है। तो ये भी संभव है कि जो प्राइस कंज्यूमर पे करता है उसमें प्रॉफिट का प्रोपोर्शन भी बढ़ता है समय के साथ साथ। अगर इंटरनेशनल मार्केट में कीमत घट रही है तो प्रॉफिट का प्रोपोर्शन भी बढ़ता है, ये भी एक संभावना है। तो ये 3 महत्वपूर्ण कारण है जो हमें ये बताता है कि डीरेगुलेशन, जिसमें ये प्रॉमिस किया गया था कि इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस बढ़ेगा या घटेगा उसके हिसाब से डोमेस्टिक मार्केट में भी घटना चाहिए। लेकिन ये 3 महत्वपूर्ण कारण हमारे सामने में है, जो कंक्रीट कारण है, जो ये बताता है कि डीरेगुलेशन कहीं ना कहीं जो फायदा मिलने की बात होती है वो फायदा कंज्यूमर तक पहुंचता नहीं, एटलीस्ट अगर पिछले 1 साल का आप आंकड़ा। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज मैं प्रॉफिट का भी जोड़ना चाहता हूँ। जी जी। प्रॉफिट अगर पब्लिक सेक्टर कंपनीज का है तो उसका ओनरशिप जनता है, जनता के पास में, तो प्रॉफिट जो भी पब्लिक सेक्टर कंपनी कमाई वो जनता की प्रॉफिट है। लेकिन हम एक बदलाव देखते हैं जो डीरेगुलेशन के साथ में हुआ। 2012 में कंप्लीटली डीरेगुलेशन हो जाता है पेट्रोल के प्राइस का, और 2014 तक में ग्रेजुअली 2014 तक में वो कंप्लीट हो जाता है डीजल के प्राइस का। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की जो पेट्रोलियम कंपनी जो पहले अपस्ट्रीम में काम करती थी वो डाउन स्ट्रीम में रिटेल सेक्टर में भी आ जाती थी। इससे पहले जो एक इंटरवेंशन होता है प्राइवेट सेक्टर का, पदार्पण होता है पेट्रोलियम सेक्टर में, वो होता है 2002 के आसपास में। अच्छा, 2002 के आसपास में सरकार उस समय भी एनडीए की ही थी। तो उस समय में जो एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म है उसको पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया गया था रिटेल सेक्टर में। तो बहुत सारी कंपनी आ गई, उसमें रिलायंस हो गया, एसर हो गया, जिसका नया नाम NEL है। तो ये सारी कंपनी आकर उसमें अपना रिटेल सेक्टर में भी उन्होंने बिजनेस शुरू किया। लेकिन 2008 का जो ग्लोबल क्राइसिस था उसके बाद इनके लिए सस्टेनेबल नहीं था। लेकिन पेट्रोल जो प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर की कंपनीज है वो उसमें भी सस्टेन की, क्योंकि उसको सरकार से अनुदान मिल रहा था, अपस्ट्रीम कंपनी उसमें सहायता करती थी, तो रिटेल बिजनेस चलता रहा। 2008 में जो बंद हो गया वो 2012 में 2014 में फिर से शुरू हो जाता है। तो अब जाकर के 2000 उस पीरियड से लेकर के अब तक में रिटेल बिजनेस के अंदर में जो प्राइवेट कंपनीज है उसका 1/4 मार्केट पे शेयर है, कब्जा है। आपका 1/4 रिटेल बिजनेस में, और अपस्ट्रीम कंपनी जिसमें ऑयल कच्चे तेल का प्रोसेसिंग वगैरह है उसके अंदर में 42% का कब्जा है प्राइवेट सेक्टर का आज की तारीख। अच्छा, उधर 1/4 तो प्रोसेसिंग में आपका लगभग 42% के आसपास। प्रोसेसिंग के अंदर में 42% है और जो रिटेल बिजनेस है उसमें 24% है, 1/4। तो इतना बड़ा मार्केट शेयर इनके पास में आ जाता है। ये डीरेगुलेशन का दिया हुआ उपहार है प्राइवेट सेक्टर को। और जो मैं बात कर रहा हूं कि प्रॉफिट का जो प्रोपोर्शन बढ़ता है पेट्रोलियम सेक्टर का, अगर आप सिर्फ पब्लिक सेक्टर का पेट्रोलियम सेक्टर का देखें तो उसका प्रॉफिट जो बढ़ा है पिछले डीरेगुलेशन के फेज 37,000 करोड़ से बढ़ करके वो 70,000 करोड़ हो गए। और मेरा जहां तक अनुमान है प्राइवेट सेक्टर का नहीं भी तो कम से कम 23,000 करोड़ का इनका एनुअल प्रॉफिट है टैक्स के बाद। ये तो मुझे भी लगता है कि जैसा लग के जब ब्रेंट का दाम एकदम जमीन पे था पिछले साल, तो अभी हम तेल महंगा खरीद रहे थे, तो जाहिर सी बात है सरकार को टैक्स तो मिल ही रहा था। प्राइवेट कंपनियां भी जो ब्रेंट का फायदा वो कंज्यूमर तक पास ऑन नहीं कर रही थी, उनको भी लग रहा था कि भाई अपनी जेब भरी जाए। जी बिल्कुल। और सरकार को भाई कारण है कि डीरेगुलेशन मिथ हो जाता है। डीरेगुलेशन का होना ही चाहिए था ना कि कंज्यूमर को फायदा मिलता। और आखिर डीरेगुलेशन किस लिए किया गया था? डीरेगुलेशन इसलिए किया गया था कि आर्गुमेंट था कि एफिशिएंट नहीं होती है पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी अगर एफिशिएंट नहीं होती है तो इतना प्रॉफिट कैसे कमा रही थी वो? पब्लिक सेक्टर कंपनी एफिशिएंसी का एक तरीका ये हो सकता है कि आपने इनपुट कितना लिया और आउटपुट कितना मिला। अगर उसके आधार पे आप देखें तो पब्लिक सेक्टर कंपनी बहुत अच्छी एफिशिएंट कंपनी थी, जिसको डीरेगुलेट करके उनका मार्केट शेयर आपने कम कर दिया, है ना? अच्छा,
जी बताएं तो ये बताएं। कहीं ना कहीं ये एक मेजर चीज है जिसमें हम लोग देखते हैं कि एक बदलाव हमारे पास में है पिछली सरकारों में, इस सरकार में। इस सरकार के लाइबिलिटी पेट्रोलियम सेक्टर के प्रति बहुत कम है, पिछली सरकार हम्म में लाइबिलिटी थी, लेकिन नीति हम्म पहले भी वही थी, नीति आज भी यही है। जो बदलाव हम्म हुआ वो ये कि सेंट्रल टैक्सेस जो है उसका वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम्म जो प्रॉफिट शेयर था प्राइवेट हम्म कंपनीज का भी और पब्लिक सेक्टर कंपनीज का, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और जो प्राइस कंज्यूमर पे कर रहा है वो भी ज्यादा बढ़ गया है। तो जाहिर सी हम्म बात है इनकी प्रॉफिट को फंड कौन। हम्म। अच्छा, मनीष जी, ये पूरा गेम बड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। प्राइवेट कंपनियां हैं, इतने मार्केट शेयर के साथ है रिटेल में और प्रोसेसिंग में। पब्लिक सेक्टर कंपनियों की इफिशियंसी पे सवाल उठाए जा रहे हैं। मतलब जो नफा नुकसान वाला खेल है पूरा, ये पूरा, इसमें किसको नफा है, किसको नुकसान है, क्या है मामला? जी बिल्कुल। इसमें जो अभी तक हमने डिस्कस किया उसके हिसाब से तो ये चीज कहा जा सकता है ना कि नफा अगर किसी को हुआ है तो टैक्सेज के तौर पे सरकार को हो गई। उसके बाद जो नफा सबसे ज्यादा चिंता की बात है वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर की एंट्री के बाद जो पब्लिक सेक्टर की भी जो अर्निंग थी उसका एक शेयर चला जाता है प्राइवेट सेक्टर पे। तो नफा के हिसाब से अगर देखें तो सबसे ज्यादा फायदेमंद इसमें प्राइवेट सेक्टर की कंपनी रही, जिसमें कि रिलायंस, एसर, मित्तल एनर्जी, ये सारी कंपनी जो है जो काम करती है उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और जो नुकसान हुआ है कंज्यूमर को हुआ है, जो कीमत हम पहले पे करते थे और आज जो पे कर रहे हैं उसके बीच में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। तो नुकसान करने वाले हिस्से में कंज्यूमर है, फायदा करने वाले में प्राइवेट कंपनीज है। मतलब मिला जुला के उस पूरे समीकरण को देखिए तो डीरेगुलेशन की जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं, इसमें कंज्यूमर ही पिस रहा है। कंज्यूमर कंज्यूमर पिस रहा है। और सर वादा सर ये और प्रॉमिस ये किया गया था कि कंज्यूमर को ही फायदा मिलेगा। आप उस समय की सारी, मनमोहन सिंह का भी उस समय का एक दो चर्चित बयान है जिसमें वो बोलते हैं कि कंज्यूमर को आज नुकसान हो रहा है, कंज्यूमर को कल आने वाले टाइम पे फायदा पहुंचेगा। लेकिन अच्छा। ये हो सकता है कि कांग्रेस ये कहे कि हम जिस तरह से लागू करना चाहते थे ये पॉलिसी, जैसे जीएसटी के बारे में बोलते हैं, तो वो उस तरीके से लागू नहीं हुआ। तो ये हो सकता है, पॉलिटिकल गेम है, इसमें हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन नीति वही है, वहीं से आ रही है ये सारी चीजें। गंगोत्री एक है, गंगा यमुना अलग वो नदी की धाराएं अलग हो जाती है। अब मजेदार ये है इस पूरी बहस में कि डीरेगुलेशन वाले में वैट सरकार उठा रही है, राज्य सरकारें, उस पर टैक्स जो है वो केंद्र सरकार उठा रही है, अपना प्राइस प्रोसेसिंग का तमाम चीजों का फायदा तेल कंपनियां उठा रही हैं, और पूरे सब कुछ उस पूरे कुचक्र का लोड जो है आ रहा है हम लोगों के ऊपर। मैं पेट्रोल भरवाने में सोचता हूँ अपनी गाड़ी में एक बार में, आप भी सोचते ही होंगे। आप बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बहुत ही महंगा है। डीरेगुलेशन मतलब एक्चुअली वो रेगुलेशन का ही गेम है, क्योंकि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है ना केंद्र और राज्य और तेल कंपनियों के बीच का। नहीं, राज्य की मजबूरी फेडरल स्ट्रक्चर में हमें समझना पड़ेगा। थोड़ा जीएसटी के मामले में आपने चर्चा कई बार किया है। हाँ, मुझे हाँ उस पर बात करनी है आपसे कि राज्य की परेशानी ये है कि जीएसटी का जो प्रॉमिस उनका शेयर होता है वो उनको टाइमली मिलता नहीं है। तो दो ऐसे चीज है जो रिपेमेंट का जीएसटी के लफड़ा बाहर हमेशा से रहता रखे है। हुए हैं लगातार। एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और दूसरा है अल्कोहल, जो वो जहां से उनकी अर्निंग होती है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखें काम का, जितनी भी सोशल सेक्टर है, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ये सारी किसके जिम्मे है? वो राज्य के जिम्मे है। और जो पूरा का पूरा रेवेन्यू पे कब्जा है वो सरकार के, केंद्र सरकार के हाथों में होता है। तो फेडरल स्ट्रक्चर में जो लिमिटेशन है राज्य की बहुत बहुत ही सीमित है, वो इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। जो रियायत मिलनी चाहिए थी तुलनात्मक तौर पे, वो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को ज्यादा इसमें सोचना चाहिए। मुझे हरदीप सिंह पुरी की बात याद आ गई, जो उन्होंने 3-4 हफ्ते पहले उनका कोई बयान आया था, इसमें उन्होंने कहा था कि राज्य ही नहीं चाह रहे हैं कि जीएसटी में पेट्रोल डीजल आए। तो मुझे यही सोच के, मुझे पढ़ के यही लगा था कि जीएसटी काउंसिल में इतना झगड़ा चल रहा है, राज्य अपने अपने जीएसटी के ड्यूज के लिए लड़ते रहते हैं कि हमारा जीएसटी वाला पैसा लौटाया जाए। अब आप वही स्ट्रक्चर नहीं ठीक होगा, वो कोऑर्डिनेशन पूरा ठीक नहीं होगा, तो राज्य क्यों ही चाहेंगे कि एक वैट जो उनको सीधे उनके खजाने में गिर रहा है। उससे भी ज्यादा हास्यास्पद ये है कि उनका लेजिटिमेट जो शेयर है राज्य का, वो देने के लिए सरकार क्या बोलती है कि आप आरबीआई से उधार ले लीजिए। मतलब आपका पैसा मेरे पास में है और आपको जब जरूरत है तो मैं ये कह दूं कि आप जाके किसी से उधार ले लीजिए। ये कहां तक वाजिब है? तो जीएसटी का पूरा मसला तो ऐसे बन करके रह गया है। तो उसके बीच में जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो
स्टेट के पास में जो अपॉर्चुनिटी है बहुत ही लिमिटेड है। और वो जब तक आपको एश्योरेंस दूसरे साइड से नहीं मिलेगा, कैसे कोई उसको खो देगा। चलिए, अब पेट्रोल डीजल पे बात हो गई। डिरेगुलेशन एक बहुत बड़ा मिथ है, जैसा मनीष जी ने बताया है। और अब हम बात करेंगे इंडिया की कोल क्राइसिस की। खर्चा पानी में भी बीते समय में हम लोगों ने कोल क्राइसिस पर थोड़ी चर्चा की है मनीष जी, लेकिन फिर से तमाम चीजों पे अभी बातचीत करने का वक्त है, क्योंकि हम एक ऐसे मुहाने पे खड़े हैं जहां केंद्र सरकार रिलीज जारी करके कहती है कि ऐसी कोई, ये मतलब एक नोशन देना चाहती है कि ऐसी कोई क्राइसिस नहीं है, जबकि आर.के. सिंह पावर मिनिस्टर कहते हैं कि टच एंड गो टाइप की कंडीशन है, अक्टूबर के महीने तक लगेगा कि और 5-6 महीने में भी ठीक होगा कि नहीं होगा नहीं पता। तमाम चीजें क्या है मामला, क्यों है शॉर्टेज इतनी? देखिए, जो एक सरकार ने जवाब दिया है वो पहले सुन लेते हैं। क्या है? सरकार ने ये कहा है कि मानसून का समय था, जो माइनिंग जितना हम लोगों को चाहिए था उतना हुआ नहीं, तो इसकी वजह से सप्लाई हमारा घट गया है। और सप्लाई घट गया है तो जो पावर सेक्टर है उनके पास में जो उनका इन्वेंट्री था, जो स्टॉक था, वो डिप्लीट हो गया है, वो घट गया है। मैं प्रोडक्शन का आउटेज बता रहे हैं वो। हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन जो हमारा पावर सेक्टर का वो अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि हमारे पास में जो देखिए कोल का जो कोयला का से उत्पादन होने वाला पावर है वो लगभग 70% है। बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट मामला है ये जी। और तो सर आमतौर पे नियम ये है, जो कन्वेंशन ये है कि आधे महीने का स्टॉक बना करके पावर सेक्टर अपना रखती है, पावर कंपनीज रखती है। लेकिन वो घट करके 3 या 4 दिन का बच के रह गया है आज की तारीख। तो अगर आपूर्ति नहीं होता है तो पावर सेक्टर बहुत ज्यादा क्राइसिस में जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि पिछले साल की तुलना में अगर हम देखें तो डिमांड बढ़ा है जी। इकोनॉमी रिकवर कर रही है, तो इकोनॉमी रिकवर करने के टाइम पे उनको अलग अलग सेक्टर में काम चल रहा है, पावर का रिक्वायरमेंट है, सब लोगों को चाहिए पावर। तो पिछले साल की तुलना में पावर का रिक्वायरमेंट ज्यादा है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है कि वो पावर के क्राइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। डिमांड पावर की क्राइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। जो प्रॉब्लम है वो सप्लाई साइड का प्रॉब्लम है इस पूरे मामले में, कि जो सप्लाई है कोयले का वो प्रभावित हुआ है। सरकार का कहना है वो मानसून की वजह से प्रभावित हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी जो मेन विलेन है पूरे कहानी के अंदर में वो वही है जो पेट्रोल वाले कहानी में था। कौन? 1972-73 के दौरान अच्छा, जो उस समय की सरकार थी उसने नेशनलाइज कर दिया था जितने भी कोल माइंस है, कोयला की खादान है, उसको 2072 में 2073 में उसको नेशनलाइज कर दिया गया। उसको डी नेशनलाइज किया गया है 2018 में, 3 साल पहले जी। 2018 के बाद में प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे भी बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से एंट्री करती है। पिछले साल जब ऑक्शन किया गया था, लगभग 50 कोल ब्लॉक का, जहां तक मुझे ध्यान में है, वो ऑक्शन हुआ और लगभग 40 से 45 कोल ब्लॉक प्राइवेट सेक्टर के अंदर में। वादा क्या था उसमें? वादा ये था कि हमारा एक पोटेंशियल है हर रोज का माइन करने का, वो पोटेंशियल आपका लगभग प्राइवेट सेक्टर भी आके करेगी। एफिशिएंट है, एफिशिएंसी का आर्गुमेंट यहाँ पे भी आता है। लेकिन ये पाया गया कि जो माइन करने का रफ्तार प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का है, अब वो जानबूझ करके है या फिर वो उनका लिमिटेशन है, वो पता नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन सरकार को करना चाहिए। लेकिन वो 1/3 भी नहीं कर पाई। जब वो प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर में हुआ करता था तो हमारी आपूर्ति में इस तरह का झंझट नहीं था। तो एक कारण ये नीतिगत परिवर्तन जो हुआ है वो भी है। बहुत सारे लोग ये आर्गुमेंट दे रहे हैं कि हम लोगों को फोकस करना चाहिए, हमारे लिए वेकअप कॉल है, हमें फोकस करना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, कोयले पे हम लोग इतना निर्भर नहीं रह सकते हैं। ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म में बहुत लंबे समय में हम लोग कर सकते हैं और वो बहुत जरूरी भी है, लेकिन शॉर्ट रन में जो समस्या की जड़ है वो कुछ और है। क्योंकि हमारे पास में आज की तारीख में भी हम आयात नहीं करते हैं कोयले को, पूरी तरह से हम आत्मनिर्भर हैं इस मामले में। और वो होने के बावजूद जितना भी 70% का मैंने बताया आपको कि पावर सेक्टर में कोयले से ही उत्पादन होता है, तो इस पूरी चीज के अंदर में जो नीतिगत परिवर्तन है वो भी हमें देखना पड़ेगा कि प्राइवेट सेक्टर आने के बाद आखिर उसने कम क्यों कर दिया अपना उत्पादन। उसमें मामला ये है कि प्राइवेट सेक्टर को जब कोल ब्लॉक एलोकेट किया गया तो उस समय में वो उसको कहते हैं कैप्टिव कोल ब्लॉक्स। कैप्टिव कोल ब्लॉक्स का मतलब ये हुआ कि जो उनका अपना रिक्वायरमेंट, जैसे कोई कंपनी एबीसी है
तो एबीसी का अपना रिक्वायरमेंट है पावर सेक्टर में, तो उतना वो अपना माइन करके निकाल लेगी। अब उनका जो मार्केट शेयर है पावर सेक्टर के अंदर में, वो उतना अगर नहीं एक्सपेंड होता है तो यहाँ पे भी प्रभावित होगा माइनिंग का भी। जी। तो अब 3 दिन पहले सरकार ने ये अलाउ कर दिया है कि अब आप जो माइन करेंगे उसका 50% ओपन मार्केट में बेच सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, सरकारी खाद्यान्न को आपने बेचा प्राइवेट कंपनी को, प्राइवेट कंपनी घट सप्लाई को कम कर दी, एक क्राइसिस पैदा हुआ। क्राइसिस पैदा होने के बाद उसको सप्लाई प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगी, और आप अपने ही सामान जो उसको आपने बेचा उसको आप ऊंची कीमत को उसी से खरीदेंगे। तो सिद्धांत जी, ये मजाक जो हो रहा है देश के संसाधनों के साथ में, आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बनती है। अच्छा, यहाँ पर को उजागर कीजिए और जनता के सामने लाइए कि ये संसाधन का मालिक अल्टीमेटली है कौन। जी जी मनीष जी, इसीलिए आपकी मदद ले रहे हैं। यहाँ पे 2-3 चीजें और भी मुझे लगता है काउंटिंग करनी चाहिए मनीष जी। अब जैसे रेलवे के पास कैपेसिटी की बड़ी शॉर्टेज, रेलवे के पास ढुलाई की बड़ी दिक्कतें हैं। ये भी कहा जाता है कि जो पोस्ट लॉकडाउन एक एनर्जी डिमांड आई, तो कोल इंडिया और तमाम चीजें, तो कंपनियों ने इनएफिशिएंसी दिखाई प्रोडक्शन में, और इसके साथ ही कंपनियों ने अपने पेमेंट समय पे नहीं किए। और इसके अलावा राज्यों की ओर से एक बहुत बड़ी शिकायत है कि राज्यों ने डिस्कॉम्स को पेमेंट समय से नहीं किया, वो ओवर ड्यू लंबा पड़ा हुआ है। ये शाश्वत समस्या है, ये आज की समस्या नहीं है। राज्यों की तरफ से डिले हो चाहे रेलवे की तरफ से डिले हो, ये हर तरफ से रहा है। लेकिन समस्या अगर आज की तारीख में अगर हम बोले कि हम 3 दिन के बाद में हमारा पावर सेक्टर कितना जनरेट कर पाएगा, उसका मूलभूत समस्या ये नहीं है। ये एक रनिंग अकाउंट है राज्यों के बीच में, पावर सेक्टर के बीच में, या रेलवे के बीच में, या फिर माइनिंग के बीच में। ये सारी रनिंग अकाउंट्स है। इसकी जिम्मेदारी उतनी नहीं है जितना बढ़ा करके उसको दिखाया जाता है। इसकी जिम्मेदारी कहीं और है, और ये चीज बिल्कुल सही है। आखिर सवाल ये उठता है ना कि आपको जितना एलोकेट किया गया माइन करने के लिए, आप उसका 1/3 भी नहीं कर रहे हैं। 2/3 सीधा गिरावट आ जाता है। 2/3 सीधा गिरावट आ गया, उसकी जिम्मेदारी कौन ले? और आप उसके बाद कहते हैं कि हम, क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट कम है इसलिए हम कम माइन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आर्टिफिशियल क्राइसिस मुझे दिखता है, जिसका फायदा आपको मार्केट में मिलने वाला है कीमत के तौर पर। तो चाहे पेट्रोल का सेक्टर हो, चाहे कोयले का सेक्टर हो, या पावर सेक्टर हो, कहीं ना कहीं जो नीतिगत परिवर्तन हुआ है पिछले कुछ सालों में, पिछले 30 साल में अगर ब्रॉडली कहें, और पिछले 7 साल में तो बहुत ही तेजी से परिवर्तन हुआ है। उसकी भी जो रोल है, उसका जो भूमिका है, उसको भी हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। और ये चीज समझना पड़ेगा कि अगर सब कुछ भला करने के लिए परिवर्तन लाया गया तो बुरा हो क्यों। अच्छा, अब इस पूरी एनर्जी क्राइसिस में, फ्यूल क्राइसिस में, व्हाट वी कैन सी, अगर अगले कुछ दिनों का घटनाक्रम कैसा होने वाला है, क्या लगता है? सरकार ने अलाउ कर दिया है इसमें 50% का ओपन मार्केट सेल। जी जी। कुछ सरकार को जेब से पैसा तो जाएगा ही जाएगा, और पैसा जाने के बाद वो सप्लाई कुछ ना कुछ आपूर्ति होगा। ये एक तरीका है कि प्राइवेट कब्जे में जितनी माइनिंग है, उनकी आप जो उत्पादन है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, इससे थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा बढ़ेगा इनफैक्ट। और जो ढुलाई का आप एक बात जिक्र कर रहे थे, पिछले 2-3 दिनों में जितना ढुलाई पहले होता था आमतौर पे, उससे ज्यादा होने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं सप्लाई का मेन जो माइनिंग बढ़ेगा, और ट्रांसपोर्टेशन जो पावर प्लांट लोकेशन और माइनिंग लोकेशन के बीच में है, वो अगर उसमें रफ्तार आती है तो उससे परिवर्तन आएगा। और ये मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीजें कंट्रोल में आ जाएगी। आयात करने का नौबत मुझे नहीं लग रहा है कि इतनी बड़ी क्राइसिस है कि हमें आयात करना पड़े इसको, कोयले को। और सरकार ने उस डायरेक्शन में भी काम भी नहीं किया है, और मुझे लग रहा है कि सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगा, खासकर इस बात से कि जो सरकार ने प्राइवेट कंपनीज को कहा है कि अपना सप्लाई इंक्रीज करने के लिए। हाँ, उससे सरकार के एक्सचेकर पे बोझ तो बढ़ेगा, क्योंकि कीमत देनी पड़ेगी उसमें। जितना आपने अर्न किया है उससे ज्यादा आपको लौटाना पड़ेगा उसको। पेट्रोल वाला खेल ऐसे ही चलता रहेगा। पेट्रोल वाला खेल तो देखिए वो तब तक चलता रहेगा जब तक कोई इलेक्शन ना आए, और मनाते रहिए कि इस देश में हर रोज इलेक्शन हो, अगर पेट्रोल सस्ता खरीदना है तो पेट्रोल की कीमत ना बढ़े, है ना। तो बाकी चीजें अंडर द कारपेट होती रहती है, वो होती रहेंगी। देखिए क्या होता है।
तो ये था हमारा इस हफ्ते का आखिरी खर्चा पानी। अब मिलेंगे सोमवार को नए विषयों के साथ, नए अपडेट्स के साथ और तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए। आपके सवाल हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो सवाल भी हमसे पूछिए, हम उनको सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उन पर बात करना चाहते हैं। उन सवालों को पढ़ते हैं हम लोग तो आइडिया लगता है कि यार इस पर भी बात कर सकते हैं इस हफ्ते, ये दिन ये भी उठा सकते हैं, बहुत ज़रूरी होता है। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट।